हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी जो भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए उनको पढ़ रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती है। आप जो है अपने 10 से 15 नंबर गंवा देंगे। तो आप लोग जो है आज का वीडियो पूरा देखिएगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैराथन क्लास नहीं देखे हैं, जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग नहीं देखे हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत नहीं देखे हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए। पहला प्रश्न हमारा, जैविक योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चलना जो है ये प्राथमिक होता है, ये प्राथमिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैविक प्राथमिक योग्यता जैसे चलना किसके माध्यम से होता है? परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो परिवेश के साथ जो है जब जुड़ता है तभी वह चलना सीखता है, और ये प्राथमिक जैविक योग्यता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैविक योग्यता जैसे लिखना द्वितीयक है, और यह स्पष्ट अनुदेशन के माध्यम से जो है आता है। इसी वजह से इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है? नहीं, आनुवंशिकता का परिणाम नहीं होता है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य होता है। मैंने आपको नियम बताया था कि विकास का क्रम जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। तो ये भी गलत आपका। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, विकास सिर से पाँव की ओर होता है। देखिए, जो विकास होता है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और विकास पाँव से सिर की ओर होता है, ये वाला आपका जो है चौथा वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए, विकास जो है जब सिर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? सिफेलोकार्डुअल, ठीक है, सिफेलोकार्डुअल। और जब विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर यानी मेरुरज्जु से बाहर की अंगों की ओर होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसी वजह से विकास के संदर्भ में आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है? प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। सबसे पहले परिवार आता है, वही जो है प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, ठीक है, पहली संस्था है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए, बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है कि बच्चे के दिमाग पर किसी भी चीज़ का चित्र छप जाना, और जो चित्र छप जाता है उसी के माध्यम से बच्चा छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो हमेशा एक लाल रंग के खिलौने से खेलता है, ठीक है, और उसकी माँ जो है एक दिन सोचती है कि लाइए इस खिलौने को छिपा देते हैं, तो वो इस खिलौने को छिपा देती है। तो बच्चा उसी लाल रंग के खिलौने को ढूंढता है, क्योंकि उसके दिमाग पर उस लाल रंग का खिलौना जो है बना हुआ है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है धारणा पाई जाती है, केंद्रीयन, ठीक है। केंद्रीयन क्या होता है कि बहुत सारे पहलुओं को छोड़ करके एक पहलू पर ध्यान देना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रीयन होता है, विकेंद्रीयन, ठीक है, विकेंद्रीयन। विकेंद्रीयन क्या होता है कि बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना, एक पहलू को जो है छोड़ देना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की और औपचारिक जो है 11 से 15 वर्ष की होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा के अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण। ये क्या होता है? ये होता है समावेशन। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा के अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है समावेशन। ठीक है। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए, समावेशन होता क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है स्कीमा के मौजूदा स्कीमा के अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया, यानी बच्चा जो है किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए पहले से उपलब्ध जानकारी को जो है यूज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर होगा समावेशन। ठीक है। ये होता है एसिमिलेशन, आत्मसात करण। लेकिन समायोजन क्या होता है भैया? देखिए, समायोजन क्या होता है कि जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बात है कि जब बच्चे के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, उसे अपने में समायोजित करना समायोजन कहलाता है। ठीक है। समायोजन के लिए एक बहुत ही प्रचलित लाइन है, नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव। समायोजन। समावेशन क्या होता है? प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना, यानी आपके पास जो मौजूदा ज्ञान है, ठीक है, उसके माध्यम से आप नया ज्ञान सीख रहे हैं, तो आपका समावेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? B.F. स्किनर का व्यवहारवाद? नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास? नहीं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? यही होगा। ठीक है। क्योंकि जब बच्चा समाज में रहेगा तो वो वाद विवाद और चर्चा ज़्यादा करेगा। ठीक है। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए, मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। अगला जो हमारा वीडियो मैराथन क्लास का आएगा उसमें अभिप्रेरणा चैप्टर होगा। ठीक है। अभिप्रेरणा, मनोसामाजिक सिद्धांत और मनोलैंगिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का चैप्टर और मनोसामाजिक सिद्धांत ये होगा। ठीक है। कभी कभी अभिप्रेरणा चैप्टर से ऐसा सिद्धांत पूछ लेते हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो मैं उन्हीं सिद्धांतों पर बात करूंगा। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बहुत ही बार बताया है कि जो आपका ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल जो होता है, यहाँ पर बच्चा जो है किसी की सहायता से सीखता है और ये सहायता कुछ समय के लिए दी जाती है, जिसे कहते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है। और इसके फोल्डिंग होता है पाड़ लगाना, यानी बच्चे को सवाल नहीं आ रहा था तो मैडम ने भाषा सरल कर दी और कुछ संकेत जो है उसको दे दिए जिससे वो सीख गया। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड। सभी को पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कहानियां सुनाते थे, स्थितियां बताते थे, उसी के अनुसार से बच्चे का जो है नैतिक विकास देखते थे। इसको ध्यान रखिएगा आप जो है। अगला प्रश्न है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा तो नहीं करते हैं। चिंतन के अभिसारी तरीके को, ये भी नहीं होता है। जो रचनावाद का समर्थन करने वाले होते हैं वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला है, बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। आलोचना की बात है, क्रिटिसिज्म क्यों होता है? बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में माना जाता है।
परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। स्मृति, तर्क, मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। देखिए आईक्यू परीक्षणों की आलोचना क्यों होती है आप समझ गए होंगे। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है, इसी वजह से इनकी आलोचना होती है। अगला है भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। देखिए जो है यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है सही होगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। बाकी अगर आप जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग को नहीं पढ़े हैं डिटेल से, एक बार मैराथन क्लास में उनको मैं फिर से पढ़ाऊंगा, धजिया उड़ा दूंगा। इस बार एक ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि मज़ा आ जाएगी। जेंडर प्रमुख रूप से कैसी अवधारणा है? जैविक है, सामाजिक है, चिकित्सकीय है या यादृच्छिक है? देखिए जेंडर जो है जैविक होगा नहीं, ये होगा सामाजिक, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग रट लीजिए। जेंडर जो है सामाजिक है, क्यों है? क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को बताता है। जेंडर शब्द का अर्थ केवल शरीर की संरचना या भौतिक संरचना में अंतर प्रदर्शित करना नहीं है, ठीक है, बल्कि यह समाज में महिला और पुरुष की अलग अलग जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करता है। इसी वजह से ये नहीं फट से जैसे जेंडर अरे जैविक होता है भैया, बायोलॉजिकल नहीं, सामाजिक होगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, पढ़िएगा ध्यान से। अभिकथन है विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। देखिए नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है ये मानक पर आधारित होता है, एक विशेष मानक पर आधारित होता है। यहाँ पर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को जो है ध्यान देना चाहिए। तो इसी वजह से ये वाला भी गलत है, आपका पहले ऑप्शन ही गलत है। मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखता नहीं, ये विशेष मानकों को ध्यान रखता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान नहीं रखता है। इसी वजह से आपके दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है रचनात्मक आकलन क्या होता है? सत्र के अंत में होता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, समूची शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। बताएं आप लोग। देखिए रचनात्मक आकलन जो होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगे वही होगा, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। समालोचनात्मक चिंतन, कौन सा उपागम समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? बंद सिरे वाले तथ्य आधारित प्रश्न, परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बंद सिरे वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना, ये भी नहीं होगा, यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अभी मैंने छोटा सा वीडियो डाला था अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, अगर आप उसे नहीं देखें देखिएगा, बहुत सारे आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिसारी क्या होता है कि एक समस्या का एक समाधान, लेकिन अवसारी होता है एक समस्या के बहुत सारे समाधान। ये एक छोटी सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, बाकी डिटेल से पढ़िएगा आपको मज़ा आएगी। लिखा है अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखा किया जाए, नहीं किया जा सकता, उनकी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए, विद्यालय और उसके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम की जाए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका क्या होगा, देखिए प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाए। प्रमुख क्यों भैया? प्रमुख समूह क्यों? जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया समूह है, उसकी कुछ दूसरी भाषा है, वो संस्कृत में बोलता है, और जो निचले क्रम का है वो जो हिंदी में बोलता है, तो ऐसा नहीं है, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवा कर पढ़ाया जाए, ठीक है।
समावेशन को सफल बनाने के लिए ना ST जो ग्रुप है उसको जो है स्थानीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। ये तो वही प्रश्न है। 17वां देखते हैं। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी होता है। डिसलेक्सिया हमने आपको बताया था, लक्ष्य लगा करके जब नहाएंगे तो हमारी पठन अयोग्यता खत्म हो जाएगी। पढ़ने से जुड़ा हुआ है कोई? लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग नहीं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते नहीं, पठन अयोग्यता की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं ये। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की समावेशन के लिए कौन बाधक है? मैंने आपको देखिए अधिगम कठिनाइयाँ भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई हैं। नहीं देखें तो लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग भी होंगे। वही जो जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग की जो लिस्ट है उसी में है। लिखा है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए समावेशन में एक बाधक है। रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। भाई देखिए, जो दृष्टिबाधित हैं वो तो सुन सकते ही हैं। ब्रेल लिपि तो होती है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण तो भाई सुन सकते हैं। लिखित व मुद्रित सामग्री ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यही नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये पेपर जो है 2023 का है, 11 जनवरी को हुआ है, वही ये पेपर है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार ADHD से संबंधित होता है? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। देखिए ये होता है दृढ़ आवेगशीलता। जो ध्याना अभाव एवं अतिसक्रियता विकार है इसमें दृढ़ आवेगशीलता होती है, ठीक है। यह व्यक्ति के ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। आमतौर पर बच्चों में यह विकार पाया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बाधित संप्रेषण कौशल, दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति। तो देखिए रचनात्मकता की कमी होगी नहीं, बाधित संप्रेषण होगा नहीं, दूसरों के विचारों की नकल करने की प्रवृत्ति होगी नहीं, यानी पहला वाला आपका ऑप्शन। अगला है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उससे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है या गलत है? 21वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 21वें का जो है तीसरा। अगला है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांत के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। निर्माण में विवेचना करने दोनों में सक्षम है। विवेचना करने में सक्षम लेकिन निर्माण करने में असक्षम। ना तो निर्माण में हो ना ही विवेचना करने में सक्षम। संज्ञान के समकालीन सिद्धांत के अनुसार ये होगा आपका निर्माण एवं विवेचना दोनों में सक्षम होता है, ठीक है। संज्ञान के समकालीन सिद्धांत के अनुसार निर्माण और विवेचना दोनों में सक्षम। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय को किन शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए? सभी को पता है, बाल केंद्रित। अगला है, अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? सार्वभौमिक अभिकल्प, तो देखिए इसमें जो आपका नेगेटिव पॉइंट है वही हटा दीजिए। सहभागिता के बहुविधि तरीके, भेदभाव के, ये भी होगा नहीं। प्रतिनिधित्व के बहुविध तरीके, अभिव्यक्ति के बहुविधि तरीके, तो जो है कौन सा नहीं होगा? वही 24वां, भेदभाव के बहुविध तरीके। समस्या समाधान को बढ़ावा कौन देता है? कार्यात्मक स्थिरता नहीं, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय नहीं, अभिसारी चिंतन नहीं। समस्या समाधान को बढ़ावा अभिसारी चिंतन देता है, लेकिन ये होगा अनुरूपात्मक चिंतन, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुरूपात्मक जो चिंतन होता है ये समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान उचित कौशलों को विस्तृत रूप से लागू करके समस्याओं को पहचानने और हल करने की क्षमता होती है अनुरूपात्मक चिंतन में। यह क्षमता समय के साथ चुनौतियों के निरंतर संपर्क के माध्यम से विकसित होती है। अगला है,
विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने प्रवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। इस प्रकार की समझ पूरी तरीके से अतार्किक है, इसकी अनदेखी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मौजूद होते हैं। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश को समझ बनाने के लिए सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यह समझ पूरी तरीके से अतार्किक नहीं है। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रकर्मित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होता है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भावनाएं, बताएं आप लोग। देखिए भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये जो है सही नहीं है। ये जो है सही नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 28वां प्रश्न हमारा, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए आंतरिक जो होता है वो अपने मन के अंदर होता है, लेकिन जो बाहर से मिलता है जैसे पुरस्कार, ये आंतरिक नहीं होगा, ये बाह्य अभिप्रेरणा होगा। वही बता रहा हूँ ना, अभिप्रेरणा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। यही होगा। अब नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी, महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए। बताएं आप लोग क्या होगा? देखिए लिखा है, एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहिए। 30वें का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैराथन क्लासें और भी क्लासें देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।